और क्या हाल चाल मेरे विजय के सारे विजेताओं, कैसे हो आप सभी? कैसे आप सभी? आई गेस बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत सुपर होंगे और बहुत अमेजिंग होंगे। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म यानी आपके आर्ट्स वाला चैनल पे, ह्यूमैनिटीज वाला चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपका गाइड कुणाल दिस साइड। आई गेस बहुत सारे बालकों से बहुत बार मुलाकात हो भी चुकी है ना। चलिए तो पेश खिदमत है साहब आपके लिए एक और बेहतरीन सा प्यारा सा टॉपिक, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। राइट, तो छोटा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, मैंने सोचा फटाफट से आपके साथ पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर थोड़े लंबे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बढ़िया बनता है इसमें। खासकर एक टॉपिक आता है हीट बजट करके, हीट बजट ऑफ द अर्थ। राइट, तो उससे काफी बेहतरीन सवाल से बनते हैं यार, हर साल देखा गया है। ठीक है, तो आपके पेपर्स के अंदर, आपके स्कूल्स के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है यार बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स तो अभी आपके अगले साल हैं, लेकिन इस साल के जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको इस टाइप के टॉपिक्स काफी मिलते हैं। और अगले साल का ज्योग्राफी यार तुम्हारा बिल्कुल क्लास 10 का ज्योग्राफी है। मतलब तुम खुद से भी सेल्फ रीडिंग लगा लोगे ना तो तुम आराम से कर ले जाओगे। तो सही बता रहा हूं, अगले साल का ज्योग्राफी इज वेरी हलवा। तो जितना ज्योग्राफी आपको आज इस बार दिख रहा है क्लास 11th के अंदर दोस्तों, यही आपका ना कहते हैं ना एकदम मस्त वाला ज्योग्राफी, ओरिजिनल वाला एकदम। ठीक है, द रीजन इज सिंपल, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पे बहुत सारा फिजिक्स भी है यार। मतलब बहुत सारा फिजिक्स जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो शायद क्लास 10 के अंदर, वो वाला कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है हमारे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है दोस्तों। तो यहां पे हम बात करेंगे किसकी? सोलर रेडिएशन, हमारे हीट बैलेंस और हमारे साथ ही साथ टेम्परेचर की। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, इस पूरे चैप्टर में समझाया गया है, इस पूरे चैप्टर में ये बताया गया है कि जो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेनेंस है, अर्थ देखिए बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होती, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होती, बट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का आइडियोलॉजी क्या है, यही सारी बातें अगर आप देखोगे तो आपके इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बताई गई हैं दोस्तों। तो इसी के साथ आइए करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से चैप्टर की, एंड हियर वी गो। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा तो नहीं लिख रहा हूं, बट मैं सोलर रेडिएशन लिख देता हूं। ठीक है, जिससे क्या होगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या क्या है। अब वन शॉट लेक्चर है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है सारे ही कंसेप्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, राइट। चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। फटाफट से बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी दोस्तों, तो मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। याद है आपको? जिस बच्चे ने वो वीडियो या क्लास नहीं देखा है वो जरूर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, जहां पे हमने लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात की थी, उनके प्रॉपर्टीज की बात की थी। तो दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग कहां रहते हैं, हम लोग ऐसे बड़े से हवा के पहाड़ के नीचे रहते हैं। ठीक है, पाइल समझते हो? पाइल मतलब कभी कपड़े ऐसा फेंका है कुर्सी के ऊपर, ऐसा एकदम आए तुम उतार के स्कूल स्कूल से उधर, ये जैकेट इधर फेंका, शर्ट इधर फेंका, ट्राउजर इधर फेंका, सब इधर उधर एकदम कूड़ा मचा के रखा हुआ है। तो ऐसा ढेर बना लिया बिल्कुल, है ना। और कई बार क्या होता है, हॉस्टल हॉस्टल के अंदर सीन ऐसे हो जाते हैं यार कि उसी ढेर के नीचे जो है लड़के सो रहे हैं भाई। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, कैसा अलग अलग चीजों का। ठीक है, और नीचे लड़के हमारे सो रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो हम लोग कहां रहते हैं, हम लोग रहते हैं ऐसे हवा के एक बड़े से पाइल है, बड़े से ऐसे ढेर के नीचे, बड़े से ऐसे पहाड़ के नीचे। राइट, और मजे की बात है यार कि हम लोग देखिए सांस लेते हैं। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं इनहेल भी कर रहा हूं और मैं एक्सेल भी कर रहा हूं एयर को। राइट, बट मुझे हवा तब फील होगी जब हवा ऐसे मोशन में होगी। मान लीजिए एसी चलने लग जाए फॉर एग्जांपल, तो मुझे हवा फील होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब हवा मोशन में होती है ना दोस्तों, तो उसे विंड का नाम दिया जाता है। और अर्थ अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अर्थ बनी हुई है, सराउंडेड है आपके इसी हवा से, इसी एटमॉस्फेयर से। राइट, चले तो अगर आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जो अपने कई सारे लाइफ सिस्टम्स को सपोर्ट करती हैं। राइट, अच्छा अब अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे कि अर्थ को अगर आप देखोगे, जितना भी अपना एनर्जी है वो कहां से मिलता है? सब मिलता है हमारे सन से। तो सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, है ना। ये हम सबने पढ़ा हुआ है बहुत छोटी क्लासेस से कि भैया हमें सारी एनर्जी कहां से मिलती है? सूरज से मिलती है। अब मजे की बात क्या है कि क्या अर्थ सन से आने वाली हर एक एनर्जी को अपने पास छुपा के रख लेता है? मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दिखाऊंगा, है ना। ऐसे करती है हमारी अर्थ कि नहीं भैया मैं वापस नहीं दूंगी, मैं वापस नहीं दिखाऊंगी एनर्जी को। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो देखो होता क्या है दोस्त, जब हमारा एनर्जी सन से आता है, ठीक है, सोलर जिसको आप कहते हो ना एकदम आम भाषा के अंदर सोलर पावर कह लीजिए, सोलर एनर्जी कह लीजिए, तो दोस्तों काफी सारा हिस्सा ना उसका वापस भी चला जाता है, बिकॉज अर्थ उसको रेडिएट बैक करती है। ठीक है, नाउ अब अगर आप देखोगे एज ए रिजल्ट अर्थ ना तो बहुत ठंडी है ना ही बहुत गर्म है। तो मजे की बात क्या है दोस्तों कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव की जाती है अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पे, इनफैक्ट वो भी बहुत डिफरेंट है। उसका एक बेसिक रीजन है। रीजन क्या है मेरे बच्चों? हमने क्या देखा था कि यार अर्थ के अगर आप शेप की बात करिए तो अर्थ प्रॉपर स्फीयर भी नहीं है। अर्थ की कभी आप शेप की बात करोगे ना, अर्थ के ना ऐसे ऊपर की तरफ यहां पे थोड़ा सा बल्ज है, ऐसा फ्लैटेंड सा सरफेस है, तो हम अर्थ को एक जियोइड कहते हैं। और अर्थ में आपका जो लैटिट्यूड है,
यानी जो आपका लोकेशन है अर्थ के ऊपर, वो डिसाइड करता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी या सोलर पावर को रिसीव कर पा रहे हो। आप पोलर एरियाज में जाइए, वहां की हालात अलग है, आप ट्रॉपिकल एरियाज में जाइए, हालात अलग है, आप इक्वेटर के पास जाइए, आपको हालात अलग देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो इस वेरिएशन से क्या होता है, इस वेरिएशन से आपके प्रेशर डिफरेंसेस बनते हैं एटमॉस्फेयर में। तो हमने क्या पढ़ा था, जनरली हमने ज्योग्राफी में इतना तो पढ़ा ही लिखा है, पढ़ ही लिया है कि भैया जहां पे आपकी हवा गर्म होती है, आमतौर पे वहां पे आप कम दबाव वाला क्षेत्र या फिर लो प्रेशर एरिया देखने को मिलता है। हवा गर्म, हवा हल्की होती है, उसकी प्रॉपर्टी है हमेशा ऊपर उठने का, भागने का ट्राई करती है, ठीक है। और नीचे हमेशा आप देखेंगे खाली स्थान या खाली स्पेस सक्रिएट हो जाता है, जब कई बार आम भाषा में आपने ज्योग्राफी अभी तक जितनी पढ़ी है तो लो प्रेशर का इलाका कहते हो ना, कम दबाव वाला क्षेत्र। फिर जहां हवा आपकी थोड़ी सी ठंडी रहती है, टेम्परेचर आपका ठंडा होता है, तो आप देखेंगे वहां पे क्या होती है दोस्तों, हवा काफी डेंस, काफी भारी सी होती है और जमीन के काफी ऊपर टहलती रहती है। तो मतलब एक उच्च दबाव का या हाई प्रेशर एरिया आप देखेंगे उस साइड पे क्रिएट होता रहता है। और जब भी कभी एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिफरेंसेस बनते हैं, मान लीजिए साहब एक तरफ हाई और एक तरफ लो है, तो आप देखेंगे कि विंड्स का जो है ना मूवमेंट स्टार्ट होता है, या विंड्स के साथ साथ आप कह सकते हैं कि एक इलाके से दूसरे इलाके का जो हीट ट्रांसफर है, टेम्परेचर ट्रांसफर है, वो भी साथ साथ स्टार्ट होता है, राइट। तो ऐसे कई सारे फिनोमेनाज हैं जो इसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करते हैं। सो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड इसकी वजह से जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे अर्थ पे या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सभी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द सोलर रेडिएशन। सो अर्थ क्या करती है, अपनी एनर्जी किसके फॉर्म में रिसीव करती है, शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में। अब देखिए वेवलेंथ क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों। कभी आपने साउंड या लाइट अगर चैप्टर पढ़ा होगा, है ना यार, इसको थोड़ा सही और हाल पे आपने कभी साउंड या लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, वो कुछ ऐसे ट्रैवल करती हैं, राइट, ऐसे करके, है ना। तो क्रेस्ट होता है इनका, टॉप पार्ट, ट्र होता है नीचे पार्ट। तो जब हम किसी दो क्रेस्ट या ट्रव या कंसिक्यूटिवली जो क्रेस्ट और ट्रव आपका आ रहा है, ट्रव मतलब नीचे वाला हिस्सा, क्रेस्ट मतलब ऊपर वाला हिस्सा, तो इनके बीच का जब डिस्टेंस आप नापते हैं दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेवलेंथ को हम डिफाइन करते हैं बाय लैम्डा। तो ग्रीक लेटर है लैम्डा, ये डिफाइन करता है आपके वेवलेंथ को। आपने जब लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तब जरूर से इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो हमारे रेडिएशंस होते हैं, चाहे सोलर वेव्स हो, ठीक है, आपके चाहे आपके साउंड वेव्स हो, ये ऐसे इस तरीके से ट्रैवल करती है ना कि टॉप एंड डाउन, टॉप एंड डाउन ऐसा बनाते चलते हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसको अपन क्रेस्ट कहते हैं कई बार, और नीचे वाला हिस्सा रहता है अपन ट्रॉ कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके बीच का जब डिस्टेंस आप निकालते हो दोस्तों, तो अपने को क्या मिलती है, द वेवलेंथ। तो हमारे में जो अर्थ पे रेडिएशन आती है जनरली वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ठीक है। अब जो एनर्जी अर्थ रिसीव करती है एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ वाली है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है इंसोलेशन। जो आती हुई सोलर पावर है शॉर्ट वेवलेंथ वाली, वो कहलाएगी आपकी इंसोलेशन, ठीक है। अब अर्थ मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि अर्थ क्या है, अर्थ एक जियोइड है। जियोइड का मतलब होता है प्रॉपर्ली स्फीयर भी नहीं है, एक तरीके से ऊपर से कंप्रेस से दबा हुआ है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे जो अर्थ है ना, वो टोटल सन एनर्जी का बहुत छोटा पोर्शन ही ट्रैप कर पाती है। एंड मजे की बात क्या है, जो हमारी सन की रेज है, मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, तो हमें सन की रेज कभी भी अर्थ को ना एकदम सीधे डायरेक्शन में नहीं पड़ेंगी, ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, मतलब ना ऐसे या तो इस डायरेक्शन में या पैरेलल। तो पैरेलल या परपेंडिकुलर वे में हमारी अर्थ के ऊपर सोलर रेडिएशन नहीं पड़ती, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलग अलग जगहों पर। रीजन इज हमारा अर्थ का शेप, ठीक है। तो बहुत क्लियर है कि इसको हम कहते हैं कि सूरज की किरणों का ओब्लिक होना। ओब्लिक का मतलब एक सीधे डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहां पे ना पड़ना। तो बहुत अनइवन तरीके से आप देखेंगे दोस्तों कि सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ के ऊपर स्प्रेड होती है, ठीक है। अब आप देखिए ऑन एन एवरेज अर्थ कितना रिसीव करता है, लगभग 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिनट, है ना, अपने एटमॉस्फेयर के बिल्कुल टॉप पे। तो ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी आप कह सकते हो, जो अर्थ रिसीव कर रहा है। एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर चल रहे हैं इसका, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं बच्चों, जो सोलर आउटपुट हमें एकदम टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे मिलता है, वो आप देखेंगे साल भर में थोड़ा सा वेरी करेगा। द रीजन इज कि जो डिस्टेंस है अर्थ एंड सन के बीच में, उसके वजह से, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है, जब चक्कर मार रही है अपने एक्सिस के ऊपर, ऐसे सोलर सिस्टम ऐसे घूम रही है, तब आप देखोगे कि जो अर्थ है वो सबसे ज्यादा फारदेस्ट कब होती है सन से, लगभग लगभग 4 जुलाई के आसपास। तो अर्थ का जो डिस्टेंस रहता है लगभग लगभग 152 या 152 मिलियन किलोमीटर्स रहता है। और इस पोजीशन को अर्थ के हम कहते हैं एफिलियन। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एफिलियन। अब बहुत क्लियर इन कट, इसको एक बहुत आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। सर्दियों के मौसम में खासकर नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आप देखिए, जो घर परिवार है हमारे, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, जलाते ही नहीं जलाते हैं।
और मालिक आग के जितना पास बैठोगे लपटे उतनी बढ़िया मिलेंगे आपको। अरे मेरा मतलब जलना नहीं है आग से, गर्माहट मिलेगी आपको, लाइट गर्माहट सब मिलेगा। आग से जितना दूर जाते जाओगे आपको गर्माहट भी काफी कम होती जाएगी, वो लाइट भी काफी कम होती जाएगी। सो एज ए रिजल्ट जब अर्थ आप देखेंगे काफी पास है हमारे सन से, जिसका डिस्टेंस काफी कम रहता है, तब आप देखेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड या सोलर एनर्जी रिसीव्ड भी थोड़ी ज्यादा होगी। और 3 जनवरी की बात की जाए दोस्तों तो यहां पे क्या होता है, अच्छा अब जब अर्थ हमारी दूर है, फारदेस्ट है, तो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी भी आपकी थोड़ी सी वेरी करेगी यहां पे। और जब अर्थ हमारी नियरेस्ट टू द सन है, लगभग 147 मिलियन किलोमीटर के आसपास, तो इसे हम कहते हैं पेरिहीलियन, और ये आपका आता है लगभग 3 जनवरी के आसपास का सिनेरियो। ठीक है, चलिए तो ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है, वी नीड टू रिमेंबर इट, कि जब अर्थ फारदेस्ट होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे एपिहीलियन। ठीक है, और अर्थ जब अपनी नियरेस्ट होती है दोस्तों तो उसको हम कहते हैं पेरीहेलियन। ठीक है, so इसलिए जो एनुअल इंसोलेशन रिसीव होती है बाय द अर्थ 3 जनवरी को स्लाइटली ज्यादा होती है कंपेयर टू 4 जुलाई। अब हमेशा एक चीज और आप समझिएगा यहां पे दोस्तों, अर्थ पे इक्वेटर 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और सदर्न। कई बार क्या होता है ना बच्चा, सिंस हम नॉर्दर्न में रहते हैं तो हम हमेशा दिमाग लगाते हैं यार जनवरी में तो यार अपने यहाँ ठंड चल रही होती है। मालिक तुम्हारी यहाँ ठंड होती है लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में ठंड नहीं होती। आप देखो क्रिसमस का जो फेस्टिवल्स है जनरली जो काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज मनाते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मनाते हैं उसमें काफी ठंड होती है। बट सदर्न हेमिस्फेयर का जो ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखेंगे वहां पे बहुत गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा जब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचना है सर जनवरी का महीना तो ठंडे का महीना है। इनफैक्ट भारत में आप देख लीजिए जनवरी में, कल ही की मैं बात कर लूंगा आपसे, 8.5 डिग्री दिल्ली का टेम्परेचर था और मुंबई का टेम्परेचर लगभग 36-37 के आसपास था। तो आप खुद देख सकते हो कि अपने खुद के देश में कितना वेरिएशन आपको मिलता है, राइट। तो इस वजह से वो सीजन वाला थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा साइड रख के चलना। ठीक है, चलिए तो अगर आप देखोगे द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएशन हाउएवर अगेन डिपेंड करता है कई सारे और फैक्टर्स पे भी, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कितना है लैंड का, सी का, है ना, या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसा है, कौन सी हवाएं चल रही हैं, तो मल्टीपल चीजें डिपेंड करती है। मैं जस्ट हमने आइडियोलॉजी लिया, जब फारदेस्ट होती है अर्थ जो है सन से उसको हम एपीलियन कहते हैं, और जब आपकी नियरेस्ट होती है तो उसको हम कहते हैं पेरीहिलियन, और पेरीहिलियन में थोड़ा सा वेरिएशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो वेरिएशन है सोलर आउटपुट के अंदर, डेफिनेट सी बात है अपना डेली वेदर पैटर्न्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज उस पर कई सारे और भी चीजें एक्टिव होती हैं, राइट। अब वेरिएबिलिटी ऑफ द इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, देखो जो अमाउंट है और जो हमारा इंटेंसिटी है इंसोलेशन का, वो वेरी करेगा हमारे दिन के अंदर, सीजन में और ईयर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको कितना अमाउंट ऑफ इंसोलेशन मिल रही है, कितना सोलर एनर्जी आप मिल रही है, कितनी इंटेंसिटी में मिल रही है, उसको हम आगे निकालेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके डे में भी वेरी कर सकता है, दिन में भी और सीजन में भी। ठीक है, नाउ कई सारे फैक्टर्स है जो उस पर रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1 रोटेशन हो गया हमारे अर्थ का ऑन इट्स एक्सिस, किस एंगल पे, मतलब इंक्लिनेशन क्या है सन की रेज का, सन की रेज सीधी पड़ रही है, सन की रेज इंक्लाइन है, तो इंक्लिनेशन का एंगल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कितनी एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना अलाउ कर रहा है रेडिएशंस को। ठीक है, फिर लैंड किस पर्टिकुलर रिलीफ फीचर से इंपैक्टेड है। तो मल्टीपल चीजें हैं दोस्तों जो आपके अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को यहां पे इंपैक्ट करती हैं। आगे बढ़ते हैं। Now the fact the Earth's axis makes an angle of 66.5 डिग्री with the plane of its orbit। अगर आप देखोगे तो अर्थ 66.5 डिग्री का देखिए अपने एक्सिस पे एक ऐसा प्लेन ऑफ द ऑर्बिट सर एक एंगल क्रिएट कर रही है अराउंड द सन। ठीक है, तो इसका इनफैक्ट आप कह सकते हैं ज्यादा तगड़ा इंफ्लुएंस पड़ता है, ठीक है, इंसुलेशन के ऊपर, खासकर वो इलाके जो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे प्लेस्ड है। तो आप देख पा रहे हो कि अर्थ एक अपने एक्सिस पे अपने प्लेन पे एक एंगल क्रिएट कर रही है 66.5 डिग्री का, है ना, अराउंड द सन, और ये काफी हद तक इंपैक्ट करेगा आपके लोकेशन के हिसाब से कि आप कौन से लैटिट्यूड पे लाई करते हो, कि आपको कितना इंसुलेशन यहां पे मिल रहा है। सेकंड फैक्टर है कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड डिपेंड्स ऑन इंक्लिनेशन। अब देखिए फॉर एग्जांपल सूरज की जो रोशनी है ज्यादा डायरेक्ट आपको इक्वेटर्स पे दिखाई देती है, थोड़ा स्लैंटिंग रहती है ट्रॉपिक्स में, और पोल्स तक जाते जाते ना बहुत तिरछी हो जाएगी, बहुत तिरछी रोशनी या बहुत तिरछी रेज जो है आपको पोल्स के आसपास मिलेंगी। तो आपका लैटिट्यूड क्या है, आपका बेसिकली अगर आप देखोगे कि व्हाट इज योर लोकेशन, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहां पे आपके अमाउंट ऑफ इंसुलेशन को रिसीव करने में। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया ना लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, जितना हाई लैटिट्यूड होगा लेस आपका एंगल क्रिएट होगा यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ, जिसकी वजह से आपको सनरेज स्लैंटिंग मिलेंगी। देखो बहुत आसान है इसको समझना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा अपना अर्थ बनाया, एक इधर सूरज बना दिया। अब अगर तुम देखोगे तो ये दिस इज माई इक्वेटर लेट्स से, ठीक है। अब इसको जितना मैं हायर लैटिट्यूड पे जाऊंगा, जितना इक्वेटर से दूर बढ़ता जाऊंगा, आप देखोगे सन की रेस क्या होती जा रही है, उतनी ज्यादा स्लैंटिंग होती जा रही है।
और जितना मैं इक्वेटर के पास वाले इलाकों में हूं उतना थोड़ा सा वर्टिकल और स्लैंटिंग के बीच के, स्लैंटिंग मतलब तिरछा, वर्टिकल मतलब सीधा, ठीक है। तो मालिक जितना इक्वेटर से आप दूर आते जा रहे हैं बेटा, आप देखोगे सूरज की किरणें भी तिरछी या स्लैंटिंग यहां पे होती जा रही हैं, ठीक है। अब जो इलाका वर्टिकल रेस कवर करती है ना बेटा, वो हमेशा कम होता है कंपेयर टू द स्लैंटिंग रेस, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, अगर ज्यादा एरिया कवर हो रहा है तो एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और जो टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया आपको मिल रही है बेटा वो यहां पे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे वर्टिकल एरियाज हमेशा कम एरिया कवर करेंगे, वर्टिकल रेस, स्लैंटिंग रेस हमेशा ज्यादा कवर करेंगे। अगर आप ज्यादा इलाका कवर कर रहे हो दैट मींस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है और जो टोटल एनर्जी पर यूनिट आपको मिलनी चाहिए वो यहां पे कम हो जाएगी। मोर ओवर जो स्लैंटिंग रेस होती है ना बेटा, वो रिक्वायर होती हैं ग्रेटर डेप्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर से पास करने के लिए। एज अ रिजल्ट आप देखोगे जो स्लैंटिंग रेस है, अपनी रेस जो स्लैंटेड है, उनका एटमॉस्फेयर के भी कई सारे पार्टिकल से भिड़ना लड़ना पड़ेगा, राइट। तो काफी बार क्या होता है, कई सारी रेस अब्सॉर्ब हो जाती हैं, कुछ स्कैटर हो जाती है, कुछ डिफ्यूज हो जाती हैं, तो मल्टीपल फिनोमिना आपके स्लैंटिंग रेस को देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए नाउ अब अगर आप देखोगे द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन, तो भाई साहब भैया अपने सूरज से किरणें आ रही चली आ रही एकदम बढ़िया, ठीक है। अब कहां घुसेंगे, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बट क्या एटमॉस्फेयर उन्हें उतनी प्यार से जो है एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी एक अपने आप में सवाल है कि नहीं भाई, कि क्या एटमॉस्फेयर उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है, क्या एटमॉस्फेयर ऐसे कह रहा है आ जाओ भैया, आओ प्यार से आओ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। लो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए एटमॉस्फेयर लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है आपके शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के लिए। तो जो इंसुलेशन होती है शॉर्ट वेव लेंथ वाली, जो अब रेडिएशन आ रही होती है, उसको लेकर के अपना एटमॉस्फेयर ज्यादातर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, अलाउ करता है। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन किससे पास करती है, एटमॉस्फेयर से पास करती है बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो सरफेस है इस पर टक से ऐसा स्ट्राइक करने से पहले हमारी जो सोलर रेडिएशन है किससे पास करेगी, ये पास करेगी हमारे एटमॉस्फेयर से। अब विद इन द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा था ना पहला लेयर जो अपना एटमॉस्फेयर का, जो वाटर वेपर, ओजोन और बाकी गैसेस होती हैं, ये क्या करती हैं, बहुत सारा ही जो इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है अपना सूरज से, इसको अब्सॉर्ब कर लेती हैं। देखो जो अर्थ का सॉरी जो आपके सन का सोलर रेडिएशन है, मल्टीपल टाइप के वेवलेंथ की उसमें रेडिएशंस आपको मिलेंगी, यूवी रेस मिलेंगी, इंफ्रारेड मिलेंगी आपको। तो जब हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, कह रहा है कोई बात नहीं आप पाइए, तो जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी अपनी रेस, तो अपने को पता है वी हैव लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमको जो लेयर एग्जैक्टली विजिबल होता है थोड़ा बहुत, वो ट्रोपोस्फेयर वाला लेयर। हमने पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर वाटर वेपर भी है, वाटर के अंदर अदर गैसेस भी हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे पार्टिकल्स एंड गैसेस से किरणें टकराएंगी, तो आपने कभी जब लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, व्हेन यू हैव स्टडीड लाइट चैप्टर, राइट, तो दोस्तों लाइट में आपने दो फिनोमेना पढ़ेंगे, एक पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, एक पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई भी लाइट की किरण, कोई भी लाइट का रे जो है किसी सरफेस से ऐसे टकराता है तो बाउंस बैक करता है ना, पीछे की तरफ से टक से निकलता है। सो मान लो फॉर एग्जांपल अगर पेन तेज के फेंक के मारूं सामने वाली वॉल पे, फोम लगा हुआ है, तो ये बाउंस बैक करेगा। तो ऐसे हमारी जो रेडिएशन मतलब जो भी अपनी लाइट होती है बच्चों, वो भी ऐसे क्या करती है, ऐसे बाउंस बैक मारती है, ठीक है। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में आप देखोगे जो लाइट रे होता है ना, वो बेंड कर जाता है। रिमेंबर वो ग्लास स्लैब वाले एक्सपेरिमेंट की, जब अलग अलग मीडियम से लाइट रे पास करती है तो उसका बेंडिंग भी बहुत अलग तरीके से दिखता है। कभी आपने देखा होगा जब आप स्विमिंग पूल के किनारे पे खड़े होते हैं तो किनारे से देख के लगता है कि स्विमिंग पूल का गहराई बहुत कम है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं। रियलिटी में जब उतरते हो तो पता है अरे मोरी मैया ई का हो गया, है ना। उतरने के बाद यही वाला फील आता है कि नहीं आता है। रीजन इज रिफ्रैक्शन। क्या देखो जो लाइट रे होती है, जो लाइट पड़ रही है ऐसा वाटर के अंदर, वो एक इम्पैक्ट, एक ऐसा इफेक्ट सा क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखोगे जो हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, जब उनसे अपना लाइट रे पास करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा यार, इसमें कई सारे चेंजेस, वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ पोर्शन अब्सॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्रैक्ट कर जाएगा, कुछ स्कैटर कर जाएगा, बिखर जाएगा। तो मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर की वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, वो क्या करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम को स्कैटर कर देते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बेटा वो लाइट का वो बैंड, मतलब वो एरिया जो आप नेकेड आई से, ह्यूमन आई से देख सकते हो, जो आपको दिखता है। फॉर एग्जांपल विबग्योर जिसको हम कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो ये वो कलर्स हैं जो आप एक्चुअली विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं, जिसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे वेरी सिंपल देख सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, डन। चलो तो हमने क्या किया, इसको आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, वो क्या करते हैं यहाँ पे कई बार कि आपके लाइट रेस को स्कैटर कर देते हैं, बिखरा देते हैं, है ना। चलो इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। और इसी वजह से ना आपको स्काई के अंदर कलर दिखता है, जो सनसेट होता है, सनराइज होता है, वो जो लाल कलर दिख रहा होता है या ब्लू कलर ऑफ द स्काई आपको दिखाई देता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिनोमेना, ठीक है।
बात समझ में आई यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। नाउ अब अगर हम बात करें हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन इज देयर, कि अर्थ के सरफेस पे इंसुलेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। देखिए नंबर वन, जो इंसुलेशन रिसीव होता है अर्थ के सरफेस पे वो वेरी करता है करीब 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर ट्रॉपिकल एरियाज में, 270 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन द पोल्स। ये इंटेंसिटी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर में हम हीट फ्लक्स निकालते हैं, कई बार इंटेंसिटी निकालते हैं, फिजिक्स के अंदर ये टर्म यूज होते हैं, राइट, कि कितना इंटेंसिटी के साथ आपको कोई चीज मिल रही है। तो ट्रॉपिक्स में आप देखेंगे ज्यादा है और पोल्स के अंदर कंपैरेटिवली कम है। मैक्सिमम इंसोलेशन कहां रिसीव होता है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन में, जहां पे क्लाउड्स आपको कम मिलने वाले हैं। और इक्वेटर अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिक्स के मुकाबले थोड़ा कम इंसुलेशन रिसीव करता है, ठीक है। नाउ कई बार क्या होता है, सेम लैटिट्यूड पे पड़ने वाली दो लोकेशंस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इंसुलेशन में आपको वेरी दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट एंड ओशंस है, तो कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको इंसुलेशन थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी कंपेयर टू दी ओशंस। विंटर में जो मिडिल और हाई लेवल के लैटिट्यूड एरियाज हैं, ऊपर ऊंचे लैटिट्यूड्स हैं, मिडिल लेवल लैटिट्यूड्स हैं, वहां पे आप देखोगे रेडिएशन थोड़ा कम मिलता है कंपेयर टू समर। बिकॉज आपको होता है विंटर्स में क्या है, देखिए हमें साइकिल पड़ी हुई है ज्योग्राफी में कि भैया 6 महीने के आसपास लगभग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेस कर रहा होता है सन को, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट उधर हो रही होती है, तो समर्स होते हैं। और यहाँ पे मिडिल और हाई लैटिट्यूड्स में भी ठीक ठाक लाइट आपको मिलती है। बट विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उससे उल्टा है, अभी सदर्न फेस कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है नॉर्दर्न साइड पे जो मिडिल और अपर लेवल पे लैटिट्यूड्स पे प्लेसेस हैं उनको अमाउंट ऑफ सनलाइट भी कम मिलेगा, सदर्न वालों को ज्यादा मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस अपना चलता रहता है, ठीक है, नॉर्दर्न सदर्न के बीच में। तो जो जिस तरफ ज्यादा फेस कर रहा है उसको हिसाब से लाइट अपनी मिल रही है। जब अवे है तो ऑब्वियसली बात है आप देखोगे थोड़ी सी लाइट कम है, राइट। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट है यार, आपका लोकेशन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जब भी हम कभी बात करते हैं अबाउट द रिसीविंग ऑफ द या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर या आपका रेडिएशन, ठीक है। नाउ अब हमारा हीटिंग एंड कूलिंग कैसे होता है एटमॉस्फेयर का? देखिए अलग अलग तरीके हैं एटमॉस्फेयर के ठंडा या गर्म होने के, हीट या कूल होने के। अब जो अर्थ होती है हमारी, है ना, एक बार जब वो हीट हो जाती है इंसुलेशन से, तो ये क्या करती है, वापस से इस रेडिएशन को फेंकती किधर, एटमॉस्फेयर लेयर्स की तरफ, ठीक है। चलिए किस फॉर्म में, लॉन्ग वेव फॉर्म में। तो अर्थ रेडिएशन रिसीव करती है शॉर्ट वेव लेंथ में, रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती है तो ये लॉन्ग वेव फॉर्म में करती है। अब एयर जो होती है ना वो किसके साथ कांटेक्ट में आती है, पहले तो लैंड के साथ, है ना, फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। एंड जो अपर लेयर्स होते हैं ना बेटा, जो उसके ऊपर है ना, वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे हीटेड हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज जैसे ए है और आपका ए बी है, तो दो बॉडीज मतलब जो प्रॉपर्टी इसके पास है वो ट्रांसफर होकर किसके पास जा रही है, इसके पास जा रही है, ठीक है, कि ये अपने जैसा उसको बना ले रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ कि जो लैंड है, अपनी जमीन मान लीजिए बहुत हीट है, गर्म है, तो उसके ऊपर की हवा क्या होगी बेटा, वो भी काफी गर्म हो जाएगी, राइट, काफी ज्यादा, है ना। और जो अब उसके ऊपर के लेयर से जब उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, काफी हीट हो जाएंगे। तो उसको कह रहे हैं कंडक्शन प्रोसेस, की हीट आपका नीचे से ऊपर ट्रांसफर होती जा रही है, ठीक है। नाउ कंडक्शन कब प्लेस करता है, जब दो बॉडीज अनइक्वल टेम्परेचर की कांटेक्ट में रहती हैं, ठीक है, जिससे एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा एनर्जी, और वार्मर से कूलर बॉडी में, और तब तक रहता है जब तक दोनों सेम टेम्परेचर अचीव ना कर ले, ठीक है। चलिए अगर आप देखोगे कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में हीटिंग के लिए। अब कई बार क्या होता है, जो हमारी गर्म एयर होती है ना, वो गर्म एयर का प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि उसका लाइट होती है और ऊपर की तरफ राइज करती है। मान लीजिए नीचे बहुत हीटेड एयर है और ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ राइज कर रही है, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल करंट्स फॉर्म होना, ठीक है। तो उसको हम कई बार क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे द कन्वेक्शन मेथड। तो ये जो प्रोसेस है वर्टिकल हीटिंग का आपका एटमॉस्फेयर का, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो लगभग ट्रोपोस्फेयर तक ही रहती है, ठीक है। चलिए अब ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। अब मान लीजिए ट्रांसफर हो रहा है हीट का ऐसे हॉरिजॉन्टल फैशन में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडवेक्शन, ठीक है। कंडक्शन में क्या हो रहा है, दो बॉडीज, एक वार्मर एक कूलर है, वार्मर वाले का एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कूलर में, तब तक होता रहेगा जब तक दोनों सेम चीज अचीव नहीं कर लेते, दोनों गर्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो कंडक्शन हो गया अच्छा वर्टिकली अगर आप ट्रांसमिट देखोगे हीट होता हुआ तो उसको हम कहेंगे कन्वेक्शन हो रहा है। और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर आप देख रहे हो दोस्तों, इसको हम कहेंगे एडवेक्शन हो रहा है। अब मिडिल लैटिट्यूड्स में मोस्ट ऑफ द जो आपका डे एंड नाइट का वेरिएशन है टेम्परेचर्स का, तो आप ड्यूनल रेंजेस कहते हैं, ठीक है, डे और नाइट, सुबह और रात के टेम्परेचर्स में। तो आप देखोगे एडवेक्शन की वजह से काफी हद तक इंपैक्टेड है। ट्रॉपिकल रीजन्स में अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर समर सीजन में आपने देखा होगा लोकल विंड्स लू चलती हैं, तो लू भी अगर आप देखोगे तो इसी एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से ही चलती हैं, राइट, दैट इज हॉरिजॉन्टली जब आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहां पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब कुछ भी जो जमीन से रिलेटेड है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। चलिए अब अगर आप देखेंगे हमने क्या देखा था कि अर्थ शॉर्ट वेव फॉर्म में अपना इंसोलेशन रिसीव करता है, जिसकी वजह से इसका सरफेस गर्म हो जाता है, ठीक है। आफ्टर हीटिंग अब अगर आप देखोगे अर्थ खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन गया जिससे हीट निकल रहा है,
तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर को लॉन्ग वेव फॉर्म में वापस हीट ट्रांसमिट कर देगा। अब ये जो एनर्जी है क्या करती है, आपके एटमॉस्फेयर को भी गर्म कर देती है। इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो कि जमीन से ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसका एटमॉस्फेयर की गैसेस क्या करती हैं, अब्सॉर्ब कर लेती हैं, जैसे CO2 हो गया या बाकी ग्रीन हाउस गैसेस हो गई। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, इनडायरेक्टली हीट हो रहा होता है हमारे किससे, अर्थ के रेडिएशन से। अब एटमॉस्फेयर क्या करता है, फिर इसी हीट को ट्रांसमिट कर देता है टू द स्पेस, ठीक है। चलिए, और फाइनली अगर आप देखोगे जो अमाउंट ऑफ हीट जो सन से रिसीव हो रही थी वो वापस कहां चली जाती है, स्पेस में। इस वजह से क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे सरफेस का मेंटेन रहता है। बात समझे कैसे हुआ, देखो बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, शॉर्ट वेव के फॉर्म में क्या किया, यहां पे फटाफट से हीट को रिसीव किया, इंसुलेशन रिसीव किया। जब इंसुलेशन आया तो अर्थ का सरफेस क्या हो गया मालिक, बहुत गर्म हो गया। जब अर्थ खुद बहुत हॉट हो गई, बहुत गर्म हो गई है ना, एकदम हाई गर्मी है, वो वाला सिनेरियो हो गया, तो अर्थ के अंदर से भी तो बेटा हीट निकलेगी, अर्थ के सरफेस से भी तो अभी हीट निकलनी स्टार्ट होगी। अब मान लो मैं एक बढ़िया से एक बर्तन लिया, उसको गैस पर रख दिया, तो गैस से हीट आ रही थी, फिर धीरे धीरे बर्तन गर्म हो जाएगा, तो बर्तन भी से भी तो अभी हीट निकलनी स्टार्ट हो जाएगी भाई। उसको छुओगे तुम गर्म फील होगा कि नहीं होगा। अब मैं उसको हटा के अलग भी रख दूं तो भी वो गर्म हो जाएगा, इजंट इट। तो उससे जो भी उसके ऊपर रखोगे वो भी गर्म हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहां पे आ रहा है कि हमने हीट ली सूरज से, अब हम खुद गर्म हो चुके हैं, अब हम वापस हीट को वापस फेंकना स्टार्ट करेंगे। तो ये हीट कहां जाएगी, जाएगी पहले एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर अपना गर्म होगा, फिर इसी हीट को एटमॉस्फेयर वापस स्पेस में फेंक देगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो आ रहा है वो वापस भी जा रहा है, जिससे कि एक टेम्परेचर मेंटेनेंस रहता है आपका। अब मजे की बात क्या है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ये एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। इसीलिए कहते हैं अगर ग्रीन हाउस गैस ज्यादा हो जाएगी तो एक्सेसिव टेम्परेचर यहां पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और वही हो रहा है जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं आज के जमाने में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द हीट बजट ऑफ द अर्थ। देखो अर्थ एज अ होल ना तो हीट इकट्ठा करती है ना पूरी हीट लूज करती है, ठीक है। ये टेम्परेचर मेंटेन करती है, और ये तभी हो सकता है कि अगर जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड है इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन वो इक्वल हो टू द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो जिस अमाउंट में अर्थ रिसीव करती है हीट, दैट इज इंसुलेशन, और जो लूज करने का प्रोसेस है आपका वो कहलाता है रेडिएशन। जब दोनों का वैल्यू बराबर होगा दोस्तों, तब आप कह सकते हैं यहां पे एक मेंटेनेंस बनता रहेगा। लेट्स से मान लेते हैं जो हमने इंसुलेशन रिसीव किया एटमॉस्फेयर के एकदम टॉप पे, वो था लगभग 100%, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर से जब आपका रेडिएशन पास होगा तो कुछ एनर्जी आपका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होगा, कुछ आपका स्कैटर हो जाएगा। अब जो बच गया इसमें से वो कहां पहुंचेगा, अर्थ के सरफेस पे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं करीब 35 यूनिट जो था, 100 में से 35% या 35 यूनिट जो है स्पेस पे रिफ्लेक्ट बैक कर गया अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले ही। तो अब क्या हुआ कि जो आउट ऑफ दिस 27 यूनिट ऐसी थी जो क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट कर दी, 2 यूनिट्स ऐसी थी जो हमारे स्नो एंड आइस कवर्ड एरियाज हैं उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन आपका भी स्पेस में जा रहा है अर्थ के सरफेस के आने से पहले दोस्तों, इसे हम कहते हैं एल्बिडो ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं इसको आप लोग यहाँ पे, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो हम एल्बिडो का मतलब क्या हुआ कि मालिक 100% यानी से हीट हमने समझ लिया कि टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर रिसीव हुआ। अब इसमें से लगभग हमने ये मान लिया कि 35% जो था वापस स्पेस पे चला गया अर्थ सरफेस से आने से पहले। 27 यूनिट क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, 2 यूनिट उन्होंने कर दिया जो स्नो और आइस कवर्ड थे, ऐसे करके मतलब हमने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। सो बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन वापस जा रहा है पहले ही टच डाउन करने से पहले, ये कहलाता है द अल्बिडो ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक रफ एस्टिमेशन लेके चल रहे हैं, तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, हीट बजट का बहुत ही प्यारा डायग्राम है, ठीक है। देखिए क्लाउड्स क्या कर रहे हैं डायरेक्टली, देखो 34 अब्सॉर्ब बाय द अर्थ, क्लाउड्स उसमें से रेडिएट करते रहे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो दिस इज हाउ द शॉर्ट वेव रेडिएशन, मतलब आपको रिसीव हो रहा है और वापस हम इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो रिसीव होगा शॉर्ट वेव के फॉर्म में और रिफ्लेक्ट बैक करेंगे हम लोग लॉन्ग वेव के फॉर्म में, ठीक है। चलिए नाउ ये बड़ा क्रूशियल डायग्राम है, कई बार आपको बनाने को आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब बचा हुआ जो 65 यूनिट, 35 हमने निकाल दिए, 35 निकल गए अपने को पता सॉर्टेड है, बचा कितना 65, ठीक। अब बचा हुआ 35 यूनिट को अब्सॉर्ब कर लिया गया, 14 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब हो गए, 51 यूनिट्स को यहाँ पे अर्थ ने सरफेस ने अब्सॉर्ब कर लिया। 35 हमने निकाल लिए पहले से, एल्बिडो वाले पार्ट में आप देख लो, मिला आपको है ना। फिर बचा 65 में क्या हुआ कि हमने मान लीजिए 65 को अब्सॉर्ब कर लिया। अब 65 में से एटमॉस्फेयर कितना अब्सॉर्ब किया, 14 यूनिट सॉरी, और हमारा अर्थ कितना अब्सॉर्ब किया यहाँ पे 51 यूनिट्स। अब क्या होता है, जो अर्थ क्या करेगा कि 51 यूनिट्स को वापस ट्रांसमिट बैक करेगा, किसके फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। अब जब भी ट्रांसमिट बैक करेगा तो देखिए 17 तो इसमें से डायरेक्ट चलेगा स्पेस में, और बचे हुए जो 34 थे उसको यहाँ पे एटमॉस्फेयर ने दोबारा अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो यही हम हीट बजट के डायग्राम में भी देख रहे थे, देखिए 17 कहां गए, 17 आपके चले गए कहां पे, वापस स्पेस में, ठीक है।
17 गए वापस स्पेस में, और 34 जो ऐसे थे इसको वापस से हमारा एटमॉस्फेयर कुछ कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसमें से 6 यूनिट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गई, 9 यूनिट्स कन्वेक्शन के थ्रू, टर्बुलेंस के थ्रू, और 19 यूनिट जो है आपकी बाय द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट का मतलब होता है जो छुपा होता है ना, जब आपका स्टेट ऑफ मैटर कई बार चेंज करता हो आपको दिखता है। ठीक है, अब 48 यूनिट्स जो एटमॉस्फेयर ने अब्सॉर्ब किए, इसमें से 14 कहां से आए, इंसुलेशन से, 34 आए आपके टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। इनको भी क्या किया गया, वापस स्पेस में डाल दिया गया। ठीक है, चलिए, इसलिए अगर आप देखोगे जो टोटल रेडिएशन अर्थ से रिटर्न कर रहा है एटमॉस्फेयर, है ना, और जो एटमॉस्फेयर यहां पे रिटर्न फेंक रहा है वापस, वो भी कितना हो गया, 65 ही हो गया, जो कि अगर आप देखोगे बैलेंस करता है ऑफ द यूनिट्स जो हमने रिसीव किए थे। बिकॉज 35 तुमने कहा कि भैया नीचे आने से पहले ही रेडिएट बैक कर गए, वापस चले गए स्पेस में, तो बचा कितना, 65 बचा। अब 65 में से भी कुछ ही पोर्शन ऐसा था जो अर्थ के पास वापस आया, फिर अर्थ ने क्या किया, उसको दोबारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में, यानी जो हीट होने के बाद रेडिएशन निकल रही है उसके फॉर्म में वापस भेजा, कुछ एटमॉस्फेयर ने यहां पे अब्सॉर्ब किया, फिर फाइनली आप देखोगे सारा कुछ वापस रेडिएट बैक हो गया। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली उतना अब्सॉर्ब कर रहा होता है जितना टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक हुआ कि यहां पे 65 आया और 65 वापस, तो यहां पे टेम्परेचर मेंटेन रहा आपका, तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो सकता, और इसी को आप हीट बजट या हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि जितना आया भाई बिल्कुल सूद समेत, बिल्कुल प्रॉपर, बिना हिसाब किताब करके जो है हमने वापस रिटर्न बैक भी कर दिया। राइट, इसी वजह से आप देखोगे कि अर्थ ना तो बहुत ज्यादा वार्म अप होती है, ना बहुत ज्यादा कूल डाउन करती है, डिस्पैक्ट, इतना ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट होता है अपने यहाँ। ठीक है, तो वेरिएशन जो अपना नेट हीट बजट में है अर्थ के सरफेस पे, इसमें पहले ही पढ़ा, तो अगर आप देखोगे तो आप कई बार वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड ओवर द अर्थ सरफेस। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अभी हमने बिल्कुल अच्छे समझा हीट बजट को, भाई जितना आया उतने हमने रेडिएट बैक भी किया, सो दैट चीजें मेंटेन रही। इसी वजह से अर्थ बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडी आपको देखने को नहीं मिलती, चीजें मेंटेन रहती हैं। हालांकि कुछ इलाकों पे अगर हम बात करें इलाका वाइज कि अर्थ के सरफेस पे किसको कितना मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, तो कुछ लोग तो सरप्लस में चल रहे होंगे जिनको ज्यादा मिल गया, और कुछ लोग डेफिशिट में चल रहे होंगे यानी जिनको कम मिला हुआ है। ठीक है, और ये अगेन डिपेंड करता है अर्थ के मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। लेट्स टॉक अबाउट, देखो ये जो फिगर है ये आपको लैटिट्यूडनल वेरिएशन दिखाती है भारत मतलब अर्थ के नेट रेडिएशन बैलेंस में, कि लैटिट्यूड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंटेंसिटी काफी ज्यादा डिफर करता जा रहा है। कि देखिए आप लगभग कौन सा लैटिट्यूड, अगर हम यहाँ 70 डिग्री पे आ जाए तो डेफिशिट में, मतलब इंटेंसिटी ऑफ हीट इनको कम मिल रही है, जैसे जैसे लैटिट्यूड का नंबर कम होता जा रहा है आप देखिए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज यार, कि अगर आप देखेंगे जो फिगर रिपीट करता है लैटिट्यूड के हिसाब से जो टोटल रेडिएशन किसी जगह को मिल रहा है उसका बैलेंस। ठीक है, अगर आप देखोगे कि सरप्लस आपको देखने को मिलेगा बिटवीन 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ एंड रीजन्स नियर द पोल्स आर डेफिशिट, तो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के बीच में आप देखोगे तो सरप्लस, यानी यहां पे पड़ने वाले इलाकों पे ठीक ठाक रेडिएशन अवेलेबिलिटी है, पर जो पोल के आसपास के इलाके वहां पे आप देखोगे बहुत एक्सट्रीम स्लैंटिंग रेज हैं, तो वहां पे अमाउंट ऑफ इंसुलेशन या रेडिएशन आपको काफी कम मिल रहा है। ठीक है, चलिए, अब जो सरप्लस हीट एनर्जी है आपके ट्रॉपिक्स से, ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ट्रॉपिक्स के पास ना बहुत एक्सेसिव हीट नहीं होता है ना, ड्यू टू एक्सेस हीट के एक्यूमुलेशन की वजह से। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो हमारे ये ट्रॉपिकल एरिया से काफी हद तक इनसे थोड़ा सा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट भी हो जा रहा है टुवर्ड्स द पोल्स एंड साइड्स, एंड दैट इज वाई ऐसा नहीं होता कि ट्रॉपिक्स में एक्सेसिव हीट आपको देखने को मिले, तो हीट एक मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है। हालांकि अगर आप देखोगे जो एकदम परमानेंट एकदम बहुत हाई लैटिट्यूड वाले इलाके हैं वो आपको पूरे टाइम फ्रोजन ही दिखाई देंगे। ठीक है, बिकॉज अगेन इनके पास एनर्जी का डेफिशिट बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए, अभी जो इंटरेक्शन है आपका इंसुलेशन का एटमॉस्फेयर के साथ, अर्थ सरफेस के साथ, ये क्या क्रिएट करता है, हीट क्रिएट करता है, जिसको हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारा एटमॉस्फेरिक मतलब जो अपनी रेडिएशन आ रही है इनके साथ, तो ये क्या करता है बच्चों, हीट जनरेट करता है, जिसको हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में नापते हैं। अब अगर आप देखोगे हीट मॉलिक्यूलर मूवमेंट कि यार जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, उनके मूवमेंट को दिखाता है पार्टिकल्स का, है ना, किसी भी सब्सटेंस में अगर आप देखोगे तो दिखाते हैं किस तरीके से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो हम लोग उसको नापते हैं कि कितना हाई या कितना कूल, राइट। चलिए, नाउ द पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने क्या देखा, साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हीट जो है क्या कर रहे हैं, किसी भी जो हीट है आपका वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी सब्सटेंस किसी भी चीज के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूव करते हैं, और जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होती है ना उसी को आप टेम्परेचर कहते हैं, कितना गर्म कितना ठंडा, वही आपका टेम्परेचर है,
मल्टीपल चीजों पे डिपेंड करेगा। देखिए नंबर 1 लैटिट्यूड कैसा है, ऑल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या है, एयर मास कैसा, ऊपर विंड्स कैसी चल रही हैं, और वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स, बिकॉज वो इलाकों को काफी ज्यादा गर्म ठंडा कर सकते हैं, और भी कुछ लोकल फीचर्स। ठीक है, चलिए लेट्स हैव अ क्विक डिग इन इट। लैटिट्यूड देखिए नंबर 1, किसी भी टेम्परेचर का जो प्लेस का जो टेम्परेचर होता है डिपेंड करता है कि कितना इंसुलेशन को मिल रहा है। ठीक है, बहुत क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं पहले भी कि यार इंसुलेशन वेरी करेगा आपके लैटिट्यूड के हिसाब से। ठीक है, तो जितना इंसुलेशन आपको मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है आपका टेम्परेचर भी वेरी करेगा। अब आप देखोगे जो ऑल्टीट्यूड है ना, एटमॉस्फेयर अगर आप देखेंगे, चलिए तो यहां पे हमने बात की किसके, हमारे लैटिट्यूड की। अब हम बात करें अगर हमारे ऑल्टीट्यूड की, तो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इनडायरेक्टली हीट होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हम जस्ट अभी पढ़ के आए। तो इसलिए वो प्लेसेस जो सी लेवल के पास होती है ना, उन पे टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है कंपेयर टू दोस प्लेसेस जो कि ज्यादा हायर एलिवेशंस पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे तो इंक्रीजिंग हाइट के साथ जो आपका टेम्परेचर जनरली डिक्रीज करेगा। रेट ऑफ डिक्रीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नॉर्मल लैप्स रेट इसे कहते हैं कि लगभग 1000 मीटर, हमने पॉली पे पढ़ा था, एक लैप्स रेट पढ़ा था नॉर्मल लैप्स रेट, एक वो 165 मीटर्स वाला पढ़ा था उसके केस में, एटमॉस्फेयर केस में। और अगर हम नॉर्मल एलिवेशन की बात करें तो हर एक 1000 मीटर पे लगभग 6.5 डिग्री का जो ड्रॉप है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो एक वहां पे लैप्स रेट था कि 1 डिग्री ड्रॉप आता था 165 मीटर्स पे, तो एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ रहे होते थे। और एक नॉर्मल एलिवेशन पे बात करें अर्थ सरफेस पे, तो अगर आप 1000 मीटर की हाइट पे अगर आप जाओगे, 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे, तो आप देखोगे 6.5 डिग्री टक से ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि लैटिट्यूड की वजह से क्या होता है, जो आपका पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के ऊपर आपके इंसुलेशन को डिसाइड करने में। तो ऐसे इलाके जो सी लेवल के पास होते हैं जनरली ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा हीट उनको मिलती है। और जो इलाके हायर ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं आप देखोगे कि वहां पे हीट कंपैरेटिवली कम रहती है, टेम्परेचर कम रहता है। क्यों? बिकॉज बढ़ती हाइट के साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, इसको थोड़ा और डिफाइंड पॉइंट में लिखा हुआ है मैंने। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देखिए अनदर फैक्टर जो आपके टेम्परेचर पे इंपैक्ट डालता है वो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखो कंपेयर टू द लैंड, सी जो होता है स्लो हीट करता है, और अगेन हीट को लूज भी स्लो ही करता है, मतलब ठंडा भी धीरे होता है, गर्म भी धीरे होता है। लैंड की कंपैरिजन में लैंड जल्दी हीट अप करती है, जल्दी कूल डाउन करती है, इसलिए वेरिएशन इन टेम्परेचर अगर आप देखोगे समुद्र के ऊपर लेस रहता है कंपेयर टू द लैंड। तो जो प्लेसेस आपके सी के आसपास है ना, तो उसके मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस में आ जाती है, जिससे क्या आता है, टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है। सी ब्रीज या लैंड ब्रीज जो आपकी चलती है दोस्तों, क्या करती है, टेम्परेचर को लगभग मेंटेन करके रखती है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ द सी। ठीक है, एयर मास और ओशन करंट्स, देखो लैंड एंड सी ब्रीजेस की तरह अगर देखोगे जो एयर का पैसेज है, मतलब किस टाइप का एयर विंड सिस्टम आपका पास कर रहा है वहां से, वो टेम्परेचर पे इंपैक्ट करेगा। जो प्लेसेस डायरेक्ट इंफ्लुएंस में आ जाते हैं वार्म एयर मासेस यानी गर्म हवाओं के, तो आप देखोगे हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करेंगी। और जो प्लेसेस पे लगातार ठंडी हवा चल रही है, कोल्ड एयर सिस्टम है, वहां पे आप देखोगे टेम्परेचर लो हो जाएगा। ऐसी प्लेसेस जो कोस्टल एरियाज में है ना, जहां पे वार्म ओशन करंट्स काफी ज्यादा फ्लो कर रहे होते हैं, उसमें टेम्परेचर हायर होता है देन द प्लेसेस जो कि आपके थोड़े से ऐसे कोस्ट पे लोकेटेड है जहां पे ठंडा करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो पानी का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो भी बहुत तगड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए पेरू का, तो पेरू एक कंट्री है दक्षिण अमेरिका में, है ना, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जनरली आप उसके वाटर्स देखिए काफी ठंडे से रहते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि जो पानी वेव आपका जो कोस्टल एरियाज के आसपास पानी है ना, समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर, उसमें कौन सा करंट है, गर्म करंट है, आप देखोगे आसपास का इलाका काफी टेम्परेचर वार्म रखेगा वो, और अगर ठंडा करंट फ्लो कर रहा है तो टेम्परेचर के अंदर आपको ठंडक देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपके डिसाइड करते हैं टेम्परेचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज हाउ द टेम्परेचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, फिर इन्वर्जन है अपना आखिरी, उसके बाद चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा टेम्परेचर का, उसको हम समझ सकते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन जनवरी एंड जुलाई के एग्जांपल से। ठीक है, कि जनवरी और जुलाई का जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितना वेरिएशन है, कितना फर्क है, इसका बढ़िया एग्जांपल है। अब अगर आप देखोगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे शो किया जाता है, आइसोथर्म्स की मदद से। तो कभी आप नक्शा पढ़ रहे हैं, कभी आप मैप पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको आइसोथर्म्स एक लाइन दिखाई देगी। ठीक है, तो आइसोथर्म्स क्या होती हैं, वो लाइंस होती हैं जो इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो आइसोथर्म्स क्या होती हैं बेटा मैप पे, दे लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। इन जनरल अगर आप देखोगे जो इंपैक्ट है लैटिट्यूड का टेम्परेचर पे, वो बहुत ही क्लियरली आपको दिख सकता है ना, बिकॉज आइसोथर्म्स अगर आप देखेंगे तो जनरली पैरेलल होती हैं आपके लैटिट्यूड के, राइट। चलिए, अब डिविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड अगर आपको देखने को मिलेगा जनवरी में ज्यादा दिखता है। ठीक है, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अभी क्या है कि हमने क्या देखा कि आइसोथर्म्स क्या करती हैं, इक्वल टेम्परेचर वाले इलाकों को मैप पे ज्वाइन करती है। जनरली आइसोथर्म्स आपके पैरेलल होती हैं लैटिट्यूड्स के, लेकिन आपको इस ट्रेंड में कि पैरेलल है लैटिट्यूड्स के, एक डेविएशन देखने को मिलता है, एक वेरिएशन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो भी जनवरी में।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो लैंड सरफेस एरिया आपका ना कंपैरेटिवली काफी बड़ा है सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में, इसलिए जो इफेक्ट है आपका लैंड मास का या ओशन करेंट्स का वो आपको यहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। अब जनवरी में अगर आप देखोगे जो हमारे आइसोथर्म्स है उनका ना थोड़ा डायरेक्शन बदलता हुआ दिखता है, खासकर टुवर्ड्स द नॉर्थ, अगर आप ओशन के ऊपर देख रहे हैं, एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो अगर आप देखोगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर अगर आप आइसोथर्म बनाओगे इसका, तो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि यार जनवरी में कि जो आइसोथर्म का डायरेक्शन है थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है अगर हम ओशंस में देख रहे हैं, साउथ की तरफ थोड़ा मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंट्स, राइट। चलो, तो आप देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। तो ये आप देख पा रहे हो बच्चों की ये लैटिट्यूड के पैरेलल चल रहे हैं आपके जो आइसोथर्म्स हैं, राइट। और ये आइसोथर्म्स अगर आप देखोगे जनवरी के अंदर है ना, थोड़ा सा वेरिएशन आपको शो करते हैं खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, डेविएट कर रहे होते हैं थोड़ा सा। नाउ अब अगर आप देखोगे तो ये भी आपका जुलाई के अंदर दिखा रहा है, जान के अंदर था, जुलाई के अंदर दिखा रहा है। ठीक है, सो दीज लाइंस आर कॉल्ड एज द आइसोथर्म्स, राइट। चल, अब अगर आप देखोगे जो वार्म ओशन करेंट्स हैं आपके नॉर्थ अटलांटिक वाले साइड पे है ना, गल्फ वाले इलाकों में, ये क्या करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को ना थोड़ा गर्म बना देते हैं। एंड आइसोथर्म क्या होता है, नॉर्थ की तरफ बेंड कर जाता है। अगर आप देखोगे ये जनवरी का है। ठीक है, तो अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशन को बहुत प्यार से एनालाइज करें तो देखिए आइसोथर्म्स ना नॉर्थ की तरफ आपको बेंड होते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, उसका एक रीजन है। क्या रीजन है, नंबर वन, कि जो आपका वार्म ओशन करंट है गल्फ स्ट्रीम में नॉर्थ अटलांटिक वाले साइड पे, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को गर्म बना दे रहे हैं, आइसोथर्म्स आपके नॉर्थ की तरफ थोड़ा बेंड हो जा रहे हैं। ठीक है, अब लैंड के ऊपर अगर आप सेम चीज को एनालाइज करिए तो टेम्परेचर आपका तगड़े तरीके से डिक्रीज कर रहा है। तो आइसोथर्म्स क्या हो जा रहे हैं, यूरोप में खासकर साउथ की तरफ बेंड हो रहे हैं, साइबेरिया के आसपास आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर आप देखोगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखिए साउथ की तरफ थोड़ा सा आइसोथर्म अपना बेंड होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज लैंड का टेम्परेचर कंपैरेटिवली आपका ठंडा हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब अगर आप एवरेज जनवरी का टेम्परेचर निकालने जाएंगे, मान लीजिए 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हमने ले लिया। ठीक है, तो 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जनवरी का टेम्परेचर है -20। ठीक है, बोथ एट 80 डिग्री एंड 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड आपको पता है ना दोस्तों, हम लोग जनरली जो है यहाँ पे टाइम मेजरमेंट्स के लिए लेते हैं, तो हमने लेट्स से कि एक लॉन्गिट्यूड पकड़ लिया 60 डिग्री और हमने लैटिट्यूड ले लिया यहाँ पे 80 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, दो अलग अलग इलाके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर लगभग आपको -20 ही दिखने वाला है। क्या 80 डिग्री बना रखा है इन्होंने यार, हाँ ठीक है, लगभग तो -20 आपको टेम्परेचर दिखाई देगा अगर हम दोनों इलाकों को कंपेयर करें यहाँ पे, राइट। चलिए, ऐसे अगर आप देखते हो दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है जनवरी का वो लगभग 27 रहता है इन द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, और इक्वेटोरियल ओशंस, राइट। एंड करीब करीब 24 डिग्री के आसपास रहता है ट्रॉपिक्स में। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। और वही अगर हम मिडिल लेटीट्यूड्स की बात करें तो वहां पे 0 से 2 डिग्री के बीच में आपको टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और यूरेशिया जहां पे यूरोप और एशिया अपना मिल रहे होते हैं वहां पे वेरिएशन 18 से -48 के बीच में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कितना मल्टीट्यूड ऑफ वेरिएशन आपको दिख रहा है कि एवरेज टेम्परेचर्स के अंदर, कि हमने दो अलग अलग लैटिट्यूड यहां पे लिए बट दोनों का लगभग टेम्परेचर आपको सेम देखने को मिला। एवरेज टेम्परेचर जनवरी का जो है ट्रॉपिक्स में अलग है, इक्वेटोरियल ओशंस के ऊपर अलग है। ठीक है, तो जो इफेक्ट ऑफ ओशन है ना बेटा, वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी काफी दिखता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो आइसोथर्म ज्यादातर पैरेलली दिखाई देते हैं लैटिट्यूड्स के, और जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो काफी कम है कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर को यहां पे देखिए टेम्परेचर वेरिएशंस को, दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर, तो आप देखिए लैटिट्यूड्स के काफी पैरेलल चल रहे हैं आइसोथर्म्स, और वेरिएशन आपको ह्यूज नहीं मिलेगी। पर अब ये नॉर्दर्न में देखिए, नॉर्दर्न में आप देखो कितना मल्टीपल टाइप का वेरिएशन आपको आइसोथर्म्स यहां पे शो कर रहे हैं, राइट। चलो, नाउ अब लेट्स से कि अगर हम आइसोथर्म को ले लें 20 डिग्री, 10 डिग्री और 0 डिग्री वाले, तो ये किसके पैरेलल रन करते हैं, 35 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स रिस्पेक्टिवली। तो ये मैं आपको बता रहा था एग्जांपल किसका, हमारे इस पर्टिकुलर वाले का। ठीक है, तो अगर हम लेट्स से कि 0, अगर हम ये वाले आइसोथर्म्स को पिक कर रहे हैं, सो दे आर वेरी मच पैरेलल, तो आपको लैटिट्यूड्स के बिल्कुल पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, जो आइसोथर्म्स का एक रेगुलर ट्रेंड रहता है। ठीक है, चलिए, ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है अपने सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हमने क्या देखा कि नॉर्दर्न में फ्लक्चुएशन ज्यादा है और सदर्न के अंदर थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी, राइट। जुलाई में क्या होता है, आइसोथर्म्स जनरली क्या होते हैं, पैरेलल रन करते हैं टू लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर के पास आपकी ओशन है बेटा, वहां पे आपको टेम्परेचर थोड़ा वार्म देखने को मिलता है। लैंड के ऊपर बात करें तो टेम्परेचर अगर आप देखोगे 30 डिग्री से ज्यादा आपको देखने को मिलता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, खासकर कॉन्टिनेंट्स के अंदर, एशिया में, राइट, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के आसपास। 40 डिग्री नॉर्थ अगर आप जाएंगे तो जो आइसोथर्म है आपका 10 डिग्री वाला, वो लगभग अगर आप देखेंगे तो ये किसके, एंड जो आपका 40 डिग्री साउथ वाला, तो टेम्परेचर आपका लगभग सिमिलर सा आपको दिखाई देता है, राइट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जुलाई में टेम्परेचर कंडीशंस काफी चेंज हो रहे हैं। जुलाई में क्या हो रहा है कि जनरली आइसोथर्म्स पैरेलल हैं, इक्वेटोरियल ओशंस पे आप देखोगे टेम्परेचर थोड़ा वार्म है, थोड़ा गर्म है।
ठीक है। लैंड के अंदर अगर हम देखें तो लैंड में सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको थोड़ी गर्माहट दिखती है। ठीक है। फिर अगर हम दो अलग अलग साउथ और नॉर्थ के लैटिट्यूड के दो अलग अलग लैटिट्यूड्स को कंपेयर करें यहां पे, तो आपको देखने को मिलता है कि टेम्परेचर लगभग सिमिलर है। सो विच शोज दैट कि जुलाई का वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू द जनवरी वेरिएशन। ठीक है। सो जो हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कितना रहता है बच्चा, 60 डिग्री से ऊपर ओवर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया। ये रीजन बहुत क्लियर है। इसका रीजन है आपकी कॉन्टिनेंटालिटी, मतलब जितना समुद्र से आप अंदर की तरफ जाओगे, जमीन की तरफ बढ़ोगे, आपको वेरिएशन ज्यादा दिखते हैं। ठीक है। चलिए, जो लीस्ट रेंज है टेम्परेचर का लगभग 3 डिग्री है सॉरी, और ये मिलता है आपको 20 डिग्री साउथ और 15 डिग्री नॉर्थ के बीच में। तो हमने क्या देखा कि ओवर एंड ऑल अगर आप जुलाई के कंडीशंस को यहां पे देखेंगे एक बार ध्यान से, तो आपको दिखाई देगा कि ज्यादा स्टेबिलिटी आपको दिख रही है बिटवीन द डिफरेंट लैटिट्यूड्स, डिफरेंट हेमिस्फीयर्स के डिफरेंट लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें, या सेम लैटिट्यूड को भी हम पिक कर लेते हैं अलग अलग हेमिस्फीयर के, तो आपको लगभग आइसोथर्म्स जो है एक जैसा ही टेम्परेचर शो कर रहे हैं, राइट। बट अगर हम बात करें कि यार जनवरी के अंदर, तो जनवरी के अंदर ये वेरिएशन नॉर्दर्न में बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है। तो जुलाई में कम है और जनवरी में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर आप देखोगे, हाईएस्ट रेंज अगर आपने देखनी है तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया आपको दिख जाएगा। ठीक है। रीजन मैंने आपको बताया कि समुद्र से जितना दूर जाओगे वेरिएशन वहां पे बढ़ते हैं। ठीक है। और जो लीस्ट रेंज टेम्परेचर का वो लगभग 3 डिग्री के आसपास है, जो आपको साउथ 20 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में मिलता है। 20 डिग्री साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर का इलाका और ये अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का इलाका। ठीक है। चलिए, नाउ दिस इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो मैप है बच्चे आपको दिखा रहे हैं कि कितना वेरिएशन आप देख पा रहे हो। देखिए, जुलाई में अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा नहीं है, बट जनवरी में ह्यूज टेम्परेचर वेरिएशन है। ठीक है। चलो, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं द इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। अब दोस्तों, इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्स का मतलब होता है उलट जाना। सीधी भाषा है कि इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? उलट जाना। नॉर्मली टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा एलिवेशन के साथ, मतलब जितना मालिक आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। लैप्स मतलब किसी चीज का कम होना। अब कई बार क्या होता है, ये सिचुएशन है रिवर्स हो जाती है, और जब ये रिवर्स होती है दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। तो जनरली हमने क्या सीखा कि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर गिरता है, एक नॉर्मल लैप्स रेट है ये। और कभी जब ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी तो हम कहेंगे इसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो इन्वर्जन जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, बट बहुत कॉमन है यार, है ना। अगर एक लंबा विंटर का रात है ना, ड्यूरेशन द नाइट काफी लंबी है, स्काई आपका बहुत क्लियर है, साफ आसमान है, तो अगर आप देखोगे यार हवा काफी ठहरी हुई है, चल नहीं रही है, बहुत ज्यादा ब्रीज नहीं चल रही, बहुत ठहरी हुई हवा है, तो ये आइडियल सिचुएशन है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। लंबा सर्दी का रात, क्लियर स्काई, ठहरा हुआ हवा, तो आप देखोगे क्या है, परफेक्ट है आपके इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर के लिए। अब जो हीट होता है आपका डे का, जितना भी दिन भर का जो हीट है, वो क्या हुआ, राइट के टाइम पे रेडिएट बैक कर गया, वापस ऊपर तरफ फेंक रहा है। एंड अर्ली मॉर्निंग तक आप देखोगे जो अर्थ होती है हमारी कंपैरेटिवली कूलर हो जाती है ना, एयर के मुकाबले अर्थ अपनी कूलर है। देखिए क्या हुआ कि दिन भर अर्थ का जो हीट इकट्ठा हुआ, राइट, अब वो क्या करेगा, उसको रेडिएट बैक करेगा रात के टाइम पे, है ना, लंबी रात है काफी ज्यादा, तो हीट अपनी रेडिएट बैक हुई। तो जब हीट नीचे से ऊपर गई तो मालिक हवा तो गर्म हो गई, बट नीचे का सरफेस क्या होगा, कंपैरेटिवली कूल हो गया, अपनी गर्मी मैंने दे दी ऐसा निकाल के। ठीक है। अब पोलर एरियाज में अगर आप देखोगे तो ऐसा टेम्परेचर इन्वर्जन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए, दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल गाइस। नाउ अब ये जो सरफेस इन्वर्जन है, ये क्या करता है, जो लोअर लेयर्स एटमॉस्फेयर के उसमें एक स्टेबिलिटी लेकर के आता है। स्मोक हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, अगर आप देखोगे जो इस इन्वर्जन लेयर के नीचे होते हैं, कलेक्टेड होते हैं। ठीक है। और क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करते हैं। ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। तो क्या हुआ भाई, इन्वर्टेड लेयर है, गर्म ऊपर तरफ जा रही है, तो यहाँ पे काफी सारा वेकेंट स्पेस भी है, तो जो आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, फटाफट से ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं इसको फिल करने के लिए। तो आप देखोगे एज अ रिजल्ट मॉर्निंग में आपको डेंस फॉग देखने को मिलता है, खासकर विंटर्स के अंदर, राइट। तो ये जो इन्वर्जन है आपका ना, कुछ घंटों तक रहता है, जब तक सूरज नहीं निकल आता। ठीक है। एंड अगेन सूरज की गर्मी से अपने खूब मस्त जो है बढ़िया मौसम हो जाता है। सो इन्वर्जन हिल्स में, माउंटेन्स में अगर आप देखोगे तो काफी वर्क करता है ये चीज, एयर ड्रेनेज की वजह से। ठीक है। कोल्ड एयर क्या होती है हिल्स एंड माउंटेन्स में, जो कि रात भर आपकी होती है, ये क्या करती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऐसे फ्लो कर रही होती है, राइट, फ्लोइंग, राइट। और अगर आप देखोगे क्योंकि हैवी होती है, डंस होती है, तो कोल्ड एयर कैसा काम करती है, बिल्कुल पानी जैसा, और स्लोप से ऐसे ना मूव डाउन करती है। ठीक है। अगर आप देखोगे छोटे छोटे जो वैलीज हैं वहां पे जाके ऐसी इकट्ठी हो जाती है अबव द वार्म एयर, और इसी को हम कहते हैं द एयर ड्रेनेज। और ये क्या करती है बेटा, आपके फ्रॉस्ट से वगैरह, फ्रॉस्ट मतलब व्हाइट व्हाइट सा जम जाता है प्लांट्स पे, उससे प्लांट्स को बचाती है। तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको। देखिए क्या हुआ, हमने क्या देखा, अभी हमने इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखा। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि जो इन्वर्जन हुआ है इससे थोड़ी स्टेबिलिटी आती है लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में।
होता क्या है दोस्तों कि जो स्मोक है डस्ट पार्टिकल्स है आपका, है ना, ये इन्वर्जन वाली लेयर है, इसके नीचे क्या आपने स्मोक डस्ट पार्टिकल्स है। अब ये क्या करेंगे, जो लोअर लेयर है आपका एटमॉस्फेयर का, उस पर जो स्पेस सा क्रिएट हो गया है उसको भरने के लिए भागेंगे, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बाय द टाइम जब आप सुबह उठोगे तो आप देखोगे घना कोहरा हो रहा है, घना कोहरा हो रहा है विंटर्स में, राइट। अब ये तब तक रहता है जब तक सूरज नहीं निकल आता, सूरज निकल आएगा पार्टिकल्स को ऐसे बिखेर देगा, ठीक है, सूरज आ गया, बढ़िया, अपनी अर्थ दोबारा वार्म होनी स्टार्ट हो गई। अब अगर आप देखोगे जब इन्वर्जन हिल्स या माउंटेन्स में होता है तो एयर ड्रेनेज की वजह से होता है। कहने का मतलब क्या है, जो ठंडी हवा है, देखिए रात भर वहां ठंड रहेगी हिल्स में, पहाड़ों में, तो हवा भी ठंडी होगी और वो हैवी होती है, डेंस होती है। तो जैसे पानी बहता है ना बिल्कुल, वैसे हमारी हवा भी फ्लो करना स्टार्ट करती है, ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। बट द प्रॉब्लम इज क्योंकि हैवी एंड डेंस है तो कोल्ड एयर क्या करती है, धीरे धीरे जो स्लोप होती है, पहाड़ियों के जो ढलान होती है, उससे ब्लो करते हुए नीचे आती है। और आपने देखा होगा जब नीचे पहाड़ से आप उतरते हो ना, कई बार वैलीज या ऐसे खाली डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं, तो इनको आके फिल करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल्स, ठीक है, विद वार्म एयर अबव। तो नीचे अगर आप देखोगे तो क्या होता है, यहाँ पे ये ठंडी हवा फिल कर रही होती है, और ऊपर अगर आप देखोगे तो एक वार्म एयर की लेयर होती है। तो इससे क्या होता है कि बुरी तरीके से जो प्लांट डैमेज होना था वो यहाँ पे नहीं हो पाता, और इसी को आप कहते हैं एयर ड्रेनेज, यानी एयर का मूवमेंट हो रहा है एक सोर्स से किसी और इलाके में, ठीक है। चलो, तो दिस इज कॉल्ड एज द एयर ड्रेनेज। तो ये था यार चैप्टर आपका सोलर रेडिएशन माय डियर, डन। चलो, ठीक है। तो एक मस्त क्वेश्चन है कि सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है 12 एट नून ऑन 21 जून एट डैश। तो आपको यहाँ पे फटाफट से बताना है कि 21 जून पे सन जो है ओवरहेड, मतलब डायरेक्टली ओवरहेड कौन से पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे होता है, ठीक है। हमने सोलिस्टिस के बारे में पढ़ा है कई बार अपने टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू माय डियर, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द डेज लॉन्गेस्ट। आपको क्या लगता है कि दिन यहाँ पे लंबा कहां होगा? देखो बहुत क्लियर है, आपको दिन अगर लंबा एक्सपीरियंस करना है तो आपको इक्वेटर के थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे आपका डे एंड नाइट का लगभग जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, लगभग नॉन फील्ड सा होता है, मतलब जितना लंबा दिन उतना लंबा रात। अगर सभी को एनालाइज करोगे तो हमें पता है कि नागपुर वेस्टर्न पार्ट में, चंडीगढ़ नॉर्दर्न, हैदराबाद थोड़ा सा डाउन है, बट सबसे डाउन अगर कोई है दोस्तों तो वो है तिरुवनंतपुरम। तो आप यहां जा सकते हैं एकदम डाउन साउथ केरला में, जहां पे आपको डिफरेंसेस थोड़े से कम फील होंगे, राइट। सो दैट्स अ नाइस क्वेश्चन राइट हियर। चलो, अच्छा, तो एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय डैश। एटमॉस्फेयर मेनली हीट किससे होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन से या लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि जो हमारे शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं वो सूरज से आ रहे होते हैं, बट अर्थ हीट होने के बाद लॉन्ग वेव के फॉर्म में उसे रेडिएट बैक करती है, जिससे आपका एटमॉस्फेयर हीट अप होता जाता है, ठीक है। चलिए, सो दैट वाज योर आंसर माय डियर। चलो, और एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया है आपको, इंसुलेशन पढ़ाया है, एल्बिडो पढ़ाया है, आइसोथर्म पढ़ाया है और एक एनुअल रेंज पढ़ाया है। तो बस आपको यहाँ पे मैच करना है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। आपको पता है आइसोथर्म क्या होते हैं, लाइंस दैट जॉइन द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। तो थर्ड का तो बी होना चाहिए, बहुत इजी हो गया, ठीक है। चलिए, फिर अगर आप देखोगे तो इंसुलेशन क्या होती है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ना, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेशन। तो ये अपनी सी हो गई, ठीक है। चलिए, नाउ एल्बिडो क्या होता है, वेरी वेरी सिंपल। चलिए, और एनुअल रेंज क्या होता है यार? एनुअल रेंज आपसे पता है कि आपको रेंज की बात की जा रही है, तो हम एक डिफरेंस की बात करेंगे ना कि एवरेज टेम्परेचर्स में डिफरेंस कितना है वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट रेंज का, ठीक है। तो ये अपना हो गया ऑप्शन नंबर ए, और एक ही बचा यार अपना एल्बिडो, जिसके बारे में पढ़ा था, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ यहां पे आपके इस चैप्टर को करता हूं समाप्त। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, है ना। एंड इस पूरे चैप्टर से आपका हीट बजट बहुत ही क्रूशियल है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बहुत क्रूशियल टॉपिक है, ठीक है। व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट द इंसुलेशन, बहुत प्यारा चैप्टर का टॉप क्वेश्चन है बच्चे, जो डेफिनेट आपको देखने को मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है हीट बजट के ऊपर। हीट बजट बहुत क्लियर था, जिन बच्चों को अगेन रिकॉल करना है, तो जितना बेटा हमें रिसीव हुआ उतना ही हम वापस भेज दिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेंटेन रहा ना, एक्सेसिव हमने अपने पास रखा ना एक्सेसिव हीट हमने लूज किया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रख के चलोगे तो दैट इज हीट बजट आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, अगली क्लास के अंदर। उम्मीद है छोटे से प्यारे से लेक्चर के अंदर, लगभग 1 घंटे के लेक्चर में आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाने होंगे आप चीजें, ठीक है। दिक्कत परेशानी जरूर से कनेक्ट करना, ठीक है बच्चों। बाय एवरीवन, लव यू बेटा एंड टेक केयर, नमस्कार।